साउथ के ही दोनों लोगों को लाया गया। अब ये लड़ाई भयंकर हो गई है और इसमें मुझे आज की डेट के बैकफुट पे दिखाई दे रही। आज संघ जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, संघ को अपने अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है। धनखड़ पे जो एक्शन एकाएक हुआ है, अगर ये एकाएक एक्शन नहीं करते उनके ऊपर, तो वो इनके ऊपर एक्शन कर देते। ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर गुजरात लॉबी बहुत ज्यादा दबाव में है। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है केपी मलिक सर, तब फिर क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, इंडिया की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार बनाए गए हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए और एनडीए की तरफ से तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन जी उम्मीदवार बनाए गए हैं। दोनों ही साउथ से आते हैं। तो भाई, हिंदी पट्टी से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी साउथ से उम्मीदवार लेकर के आई है। आखिर क्या माजरा है और इसमें नायडू साहब की भूमिका क्या होगी? क्या वो अपने राज्य से आने वाले उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? तो क्या कुछ है, सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। केपी मलिक सर, उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, इससे क्या होगा ये बताइए। देखिए, पहले कुछ लोगों को ये संभावना लग रही थी कि भाई विपक्ष अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगा, लेकिन आज विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतार के ये दिखा दिया है कि वो लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाना चाहता है और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता जहां वो भारतीय जनता पार्टी को धरती ना दिखा सके। और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है, दबाव में है, चाहे वो आरएसएस की वजह से हो, चाहे विदेश नीति की तरफ से हो, और चाहे विपक्ष जिस प्रकार का आचरण कर रहा है उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव में है। तो उसका फायदा उठाते हुए विपक्ष ने निर्णय लिया है और इसमें एक बहुत बड़ा काम छोटे से उस इलेक्शन ने किया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, जिसमें चाणक्य की छवि उस प्रकार की बन गई है कि इनकी चाणक्य नीति इस छोटे से चुनाव में चल ही नहीं पाई। तो क्रॉस वोटिंग वहां पे हो गई। इस तरह की चर्चाएं, अब कितनी क्रॉस वोटिंग हुई, क्या हुई, इसके कोई तथ्य सबूत तो नहीं है, लेकिन एक चर्चा चल गई है। तो क्या ऐसे में जो क्या ऐसे में कोई इस तरह का भी कांड हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो जाए, क्योंकि वहां व्हिप जारी होती नहीं है, छुपा के वोट डलता है, तो उसकी भी संभावना जताई जा रही है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी अपने साउथ के उम्मीदवार को लेके आई थी, उसी की काट में बहुत उम्दा और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति को इंडिया गठबंधन के लोगों ने लेके आए हैं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उनका नाम का घोषणा की है। बी सुदर्शन रेड्डी बहुत पुराने व्यक्तित्व हैं। पहले वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए, उसके बाद वो गोवा के लोकायुक्त बने, और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है जिससे वो मेन चर्चा में आए हैं, उन्होंने तेलंगाना में जातीय जनगणना पे बहुत अच्छा काम किया था। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आज भी सामाजिक कार्य में वो लगे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज्यादा दबाव में आ गई है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई जो बम इंडिया गठबंधन के लोग फोड़ देंगे। अब जिस प्रकार से राजनाथ जी कोशिश कर रहे थे मनाने की विपक्ष को कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा मत कीजिए, आप हमें समर्थन दे दीजिए, हम निर्विरोध कर लेते हैं, तो वो, और दूसरा वो कई सारे साउथ के जो सियासी दल हैं उनसे मिल रहे थे, और सियासी दलों को भी ये था भाई कि वहां के जो स्थानीय दल हैं अगर वो किसी और के खिलाफ वोट करेंगे, साउथ से अगर कोई नया कैंडिडेट आ जाता, ये साउथ का इनका है बीजेपी का, और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उत्तर से ले आता, तो उस पर साउथ की पार्टियों को जाने में उनकी किरकिरी होती। तो उनके लिए सहज एक रास्ता बनाने के लिए भी साउथ के ही दोनों लोगों को लाया गया। अब ये लड़ाई भयंकर हो गई है और इसमें मुझे आज की डेट में एनडीए बैकफुट पे दिखाई दे रही है। जी अच्छा, केपी मलिक सर, कांग्रेस का तो समझ में आता है, पूरी रणनीति है इसके पीछे कि क्यों बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उम्मीदवार के लिए आगे रखा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो तो हिंदी पट्टी से जीतने वाली पार्टी है, हिंदी पट्टी से आने वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या पड़ी कि साउथ से उम्मीदवार लेकर के आए हैं? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तो बहुत भारी डंडा संघ का है, दूसरा ये है कि जो जिस प्रकार से धनखड़ जी ने धरती दिखाई है भारतीय जनता पार्टी को, उससे भारतीय जनता पार्टी अभी उबर नहीं पाई है और बहुत ज्यादा घबराहट में है। आज जो मीटिंग हुई है संसदीय दल की, एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई है,
और उसमें जो राधा कृष्ण जी की मुलाकात सांसदों से मोदी जी ने कराई है, मोदी जी ने 2 बार बोला है कि ये राजनीति में खेल नहीं करेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे बहुत अच्छे पुराने हैं। अब हम इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो ये बताना चाहते हैं कि ये सियासी व्यक्ति नहीं है, या उनको कहीं धमका रहे, डरा रहे कि देखिए आप कोई राजनीति में खेल मत कर देना, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको भी जो है उनके धनखड़ जी की तरह आपका हाल किया जाए और आपको जो है बंधक बना लिया जाए वहीं उपराष्ट्रपति भवन में। तो अभी हम उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे मोदी जी ने क्या सोच के उनको कहा, और एक बार नहीं 2 बार ये चीज उन्होंने कही है। तो ये देखना और समझना जरूरी है कि उन्होंने क्या सोचते हुए ये इस तरह की बातें कही हैं। जी। अच्छा, नायडू की क्या भूमिका होने वाली है? नहीं देखिए, नायडू एक अगर वह एनडीए का कैंडिडेट साउथ का था, तमिलनाडु का था, और अगर आंध्र प्रदेश के नायडू कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल होती। अब तो ये तो आंध्र प्रदेश से ही आते हैं, ये तो हैदराबाद के ही हैं, ये तो पुराने हैदराबाद के हैं, तो मजबूरी है नायडू की इनके साथ जाना। अगर ये इनके साथ नहीं जाएंगे तो उनको अपने स्टेट में ही दिक्कत हो जाएगी। नायडू का ही सोच के राधा कृष्णन जी का नाम याद आ गया क्या मोदी जी को? नहीं, मोदी जी ने राधा कृष्ण को तो कई सारे एंगल से देखते हुए बहुत बढ़िया चुना था। पुराने जनसंघी हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अमित शाह के और संघ के भी प्यारे दुलारे हैं, 3-3 4-4 जगह के गवर्नर रह चुके हैं और विश्वास पात्र हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे, राजनीति में खेल बिल्कुल नहीं करेंगे, इन तमाम चीजों से आश्वस्त होते हुए उनको बनाया गया था और उनको लग रहा था कि बहुत अच्छे उम्मीदवार हमें मिल गए हैं। लेकिन जब से ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है सुदर्शन रेड्डी जी की, तब से उनको पसीना आया हुआ है कि ये तो जो है इन्होंने चोट कर दी है, और वो लेट नहीं कर रहे हैं। देखिए वो कल के कल जो है इस पे परसों 21 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराहट में है, और इससे भी बड़ा खतरा जो अंदर वाली बात है, जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी चीज से घबराई वो ये है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और इसीलिए भारतीय जनता क्रॉस वोटिंग हो सकती है। नहीं देखिए, जैसा कि मैं तो लगातार आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघ की विचारधारा के लोग हैं, जो मोदी खेमे से या गुजराती खेमे से नाराज लोग हैं, उनकी एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी में है और वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। आप ये देखिए कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव लड़ रहे थे, और सीधा सीधा इशारा भी किया गया था कि अमित शाह ने कहा कि संजीव बालियान को जिताना है, और उनको 100 से अधिक वोट से हारना पड़ा। तो ये जताता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और अमित शाह की बात किसी ने नहीं मानी है। तो जब अगर उस इलेक्शन में अमित शाह की बात नहीं मानी जा रही है, तो कई लोग हो सकता है कि इस इलेक्शन में भी बात ना माने। तो इस तरह की संभावना जता जा रही है। क्या इतने कमजोर हो गए हैं कि अब लोग बात ही नहीं मान रहे हैं? पहले तो सब सलामी ठोकते थे, अब ऐसा क्या हो गया जो अब चाणक्य नहीं रहे? नहीं देखिए, ये तो समय है, समय बदलता रहता है और समय कभी एक साथ नहीं रहता है। एक समय था जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज समय बदल चुका है, और आज उस तरह की चीजें और उस तरह की नीति आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और कोई इसका एक उदाहरण नहीं है, इसको अनेकों उदाहरण है। आप अगर देखेंगे धनखड़ की बात अगर हम करें, धनखड़ पर जो एक्शन एकाएक हुआ है, अगर ये एकाएक एक्शन नहीं करते उनके ऊपर, तो वो इनके ऊपर एक्शन कर देते। उनकी जिस प्रकार से योगी जी से मुलाकात हुई थी, वो उनको बाहर भी बात कर रहे थे, पार्टी के अंदर भी जो गुजराती लॉबी के खिलाफ लोग हैं या गुजराती लॉबी से त्रस्त लोग हैं, वो उनकी भी खेमेबंदी कर रहे थे। इसके अलावा वो बाहर भी कर रहे थे। अगर वो इस पद पे बैठ के कर सकते हैं, जहां तमाम सर्विलांस है और एक-एक चीज उनको पता चल रही है, तो बाकी बाकी लोग भी कर रहे होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि उनके संपर्क में कुछ लोग नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ये देखना होगा। मैं प्रज्ञा जी बहुत बड़ी बात आपको ये कह रहा हूं कि आज संघ जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, संघ को अपने अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं आपको, मैं ट्वीट कर चुका हूं लगभग 1 महीना पहले कि सर संघ चालक मोहन भागवत अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर चुके हैं, और वो जैसे ही प्रोग्राम होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल का, और उसी दौरान वो 75 वर्ष के हो रहे हैं, तो उनकी मुझे 100% संभावना है कि वो अपने पद से इस्तीफा देके आरएसएस में भी खलबली मचाने की कोशिश कर सकते हैं।
और संजय जोशी को अगर ये राष्ट्रीय कि निर्विरोध चुनाव हो जाए, और इतना इन्होंने राजनाथ सिंह ने जी भी बड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं माने और फिर इंडिया संघ चालक बना दिया जाए, क्योंकि उनको कोई ना कोई ऐसे बड़े पद पे संघ बिठाना चाहता है जहां से वो तमाम एक्शन कर सके। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर गुजरात लॉबी बहुत ज्यादा दबाव में है। दबाव में तो है, वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ केपी मलिक सर कि इतना क्या इनको निर्विरोध लड़ने की चाहत थी, जो राजनाथ सिंह ने इतना मनाने की कोशिश की और उसके बाद भी विपक्ष नहीं माना, उसके बाद भी इंडिया ब्लॉक अपना उम्मीदवार लेकर के आया सामने, और वो भी साउथ से लेकर के आया। ईंट का जवाब पत्थर वाली चीजें हो गई यहाँ पर। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखा जाए, ये जब विपक्ष को लगता है कि भाई हमारे वोट कम है या हमारे पास समर्थन उतना नहीं है कि हम सत्ताधारी दल के किसी को चैलेंज कर सके, तो फिर वो इस तरह का एक्शन नहीं करता है। कहीं ना कहीं विपक्ष को और इंडिया गठबंधन के लोगों को ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हमें सफलता मिल सकती है अगर हम अच्छा प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि और क्या यही इंडिया डर था एनडीए को, इसीलिए बार बार मनाने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष को? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप थोड़े दिन पहले देखें, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोगों का आपस में थोड़ी तल्खी दिखाई देती थी, मिलना जुलना भी कम हो गया था। आज जिस प्रकार से महागठबंधन के लोग एक साथ मिल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, हर चीज में फैसलों में एक साथ हैं, तो ये जताता है कि सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। एनडीए के साथ जो दल हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में, लालच में या किसी बंधन में उनके साथ हैं। वो अपनी खुशी से उनके साथ नहीं है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और उनमें भी ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती है, लेकिन वो खुलेआम प्रदर्शन नहीं कर सकते। मान लीजिए केपी मलिक सर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बहुत हैं और लग रहा है, और जिस तरीके की घबराहट दिख रही है भाजपा में, एनडीए में, उससे लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है केपी मलिक सर, तब फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, क्रॉस वोटिंग अगर हो जाती है तो विपक्ष का उम्मीदवार जीत जाएगा और विपक्ष का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति होगा, और फिर इनकी छाती पे मूंग दलेगा। इसमें क्या होगा? ये तो विपक्ष की मजबूती जाहिर हो जाएगी और एनडीए की और भाजपा की कमजोरी साफ साफ सिद्ध हो जाएगी। और जो एक तरफा फैसले अभी तक होते रहे हैं राज्यसभा में, उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। वहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो सुदर्शन जी हैं, इनके ऊपर आप ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने, एनडीए ने, इंडिया गठबंधन ने इनको बनाया तो ये उनके दबाव में आ जाए। इस प्रकार के लोग जो जज रहे हैं और इनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, ये इंडिया गठबंधन के दलों के दबाव में भी नहीं आएंगे। तो हमें तो देश के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए जो किसी भी, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता हो, चाहे विरोधी हो, सबकी एक नजर से देखें, और जो देश के लिए अच्छा हो, जो उचित हो उस चेयर के लिए वो काम करें, वही तो व्यक्ति अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहेगा, और मुझे लगता है कि इनका जीतना देश हित में है। अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई कठपुतली आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी की वही कठपुतली फिर नाच करती है, तो वही तो कोई बदलाव होगा नहीं, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो धनखड़ थे ही। तो इसलिए मुझे संभावना लग रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और हम एक बड़ा बदलाव भारत की राजनीति में देख सकते हैं। और इसके अलावा और सारे बदलाव आपको दिखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, भाजपा में भी आप बड़ा बदलाव देखेंगे, आप संघ में बड़ा बदलाव देखेंगे। संघ अपने 100 साल पूरे कर रहा है और 100 साल के बाद कोई ना कोई बड़ी घटना होती है। चाहे आप मुगल कालीन देखिए, चाहे आप अंग्रेजों के समय में देखिए, 100 साल ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। 57 में गदर हुआ तो फिर वहां की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में 100 साल में वो भी खत्म हो गए। तो अभी संघ को 100 साल हो गए, या तो संघ खत्म होगा और या भारतीय जनता पार्टी के गले में नकेल डालेगा। ये दोनों में से एक होने जा रहा है। इसका आपको इंतजार करना होगा अगले महीने तक। अच्छा, आपके पास तो अंदर की सारे सूत्र रहते हैं, आपको जो सारी जानकारियां हैं अंदर की, आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, कैसे मनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए, क्योंकि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। अब क्या लग रहा है आज की स्थिति में, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्दी हो सकता है, कि विपक्ष कितना मजबूत दिख रहा है बी सुदर्शन रेड्डी जी का नाम आगे करने के बाद,
और एनडीए कितना मजबूत दिख रहा है राधाकृष्णन का नाम आगे करने के बाद? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें, राधाकृष्णन जी भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता हैं, जी। और उनके सामने जो सुदर्शन रेड्डी जी आए हैं, वो किसी पार्टी, किसी सियासी दल के कार्यकर्ता, नेता नहीं है। एक तो यही इन्होंने लीड ले लिया है। दूसरी बात यह है कि उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है और उनकी गारंटी है कि वो किसी के बंधन में, दबाव में काम नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम राधा कृष्ण जी की बात करें, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उनकी मानसिकता संघ की है, तो उनके ऊपर कई सारे आरोप लग सकते हैं। और आज जितने भी एनडीए के साथी लोग हैं जो गठबंधन में, देखिए आज दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। या तो वो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और किसी तोते के डर से भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, और या फिर किसी लालच में काम कर रहे हैं कि भाई या तो आप उनको मंत्रिमंडल का कोई पद देंगे या कोई दूसरा पद देंगे। तो दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पद का लालच और जो अपनी एजेंसी हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वो दबाव में तब करते हैं जब कोई चीज खुलेआम हो। तो एक ये बहुत अच्छा मौका जो एनडीए के अंदर रहते हुए घुटन महसूस कर रहे हैं उनके लिए है। और पार्टी में भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी का एक वर्चस्व बने, उसको तोड़ने के लिए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं ये संभावना देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन जी का नाम आगे आया है और इधर इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ में है और अब लग रहा है कि विपक्ष इस खेल को जीत सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। हम आपको लगातार सब कुछ बताते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो गोदी मीडिया आपसे छुपाएगा वो उल्टा चश्मा यूसी आपको दिखाएगा। नमस्कार।